अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड सीखा था। आज हम लोग इसके बाद लैग्रेंज वाला फॉर्मूला सीखेंगे, फिर तीनों का एक कंपैरिजन लिख लेंगे ताकि हमारे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो कैसे उसे हमें डील करना है। तो न्यूटन्स का फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग सीखेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लैग्रेंज इंटरपोलेशन। अच्छा, इसका क्या रूल्स है? देखो इसमें क्या रूल्स फॉलो होगा। इसमें भी हमें क्या करना है, y का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हम लोगों ने तो वही सीखा था ना, वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है। ये देखो, हम लोग को इंटरपोलेशन में सीखना क्या था कि हमें समथिंग एक x का वैल्यू दे देगा, हमें क्या करना है, f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू फॉर्मूला है। देखो y का वैल्यू जब फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, डेल्टा y0 डेल्टा 0 y0 प्लस डेल्टा 1 y1 प्लस डेल्टा 2 y2 प्लस डॉट डॉट करके फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा n yn। हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू कैसे फॉर्मूला से यूज करेंगे, डेल्टा 0 y0 डेल्टा 1 y1 डेल्टा 2 y2 डेल्टा डॉट डॉट करके डेल्टा n yn। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा 0, बिकॉज y0 y1 y2 कहां से मिलेगा, बताओ y0 y1 y2 कहां से मिलेगा, बताओ। लो तुम लोग इतना क्वेश्चन करके भी, हाँ डिफरेंस टेबल नहीं, जो क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस टेबल में तो डिफरेंस निकालते हैं, क्वेश्चन में तो हमें y गिवन रहेगा, x और y। हम लोगों ने क्या सीखा था, जो इंटरपोलेशन का मैंने थियोरेटिकल नोट्स पढ़ाया था, उसमें x को क्या बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट, और y को क्या बोला जाता है, बताओ क्या बोला था मैंने, पढ़ के देखा है तुम लोगों ने, x को क्या बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, अभी तो बताया, बोलो, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट। और हाँ, और y को क्या बोलते हैं, एंट्रीज। ठीक है, y को एंट्रीज बोलते हैं। y का वैल्यू y0 से स्टार्ट होगा, मैंने कहा था ना यहाँ पर सारा चीज 0 से स्टार्ट होगा, तो y0 y1 y2 और yn तक हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा। ये तो मैंने एक ऐसा ही मतलब नॉर्मल सा, मतलब क्या बोले, पुलिस टाइप ऑफ सवाल पूछा था, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो उसमें भी। ये कहाँ से मिलेगा, ये क्वेश्चन में मिलेगा, और ये कहाँ से मिलेगा, नहीं पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस करते थोड़ा बहुत क्वेश्चन को, तो कुछ तो याद रहेगा ना, प्रैक्टिस करोगे तब उसमें कुछ तो लिखा हुआ है, वो पढ़ रहे हो तो कुछ तो दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा देखो, जो पैटर्न है यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान से समझो, तभी फॉर्मूला याद रख पाओगे। जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड का मैंने याद करवाया था। यहाँ पर देखो, डेल्टा y0 कैसे कैलकुलेट करना है, x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस x1, तो यहाँ पर 0 मिसिंग है। एक चीज ध्यान दो, अगर डेल्टा y0 कैलकुलेट करना है
तो जो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा न्यूमरेटर में, उसमें क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन, मतलब x जीरो नहीं होगा। x से सारा वैल्यू माइनस करेंगे, x से जीरो, और जो डिनोमिनेटर में होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें स्टार्टिंग के x जीरो से हो जाएगा, x जीरो माइनस जो है वो सिमिलर होगा, ठीक है। फिर से ये पैटर्न इसके साथ टैली करवाते हुए हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर अगर डेल्टा वन में देखो, तो डेल्टा वन अगर होगा तो x तो रहेगा ही, x से सारा डेटा माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस फिर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर x जीरो, क्योंकि पूरा टेबल जो हमारा स्टार्ट होता है वो x जीरो, x1, x2, x3 और y जीरो, y1, y2, y3 इस तरह से। लेकिन डेल्टा जीरो जब लैग्रेंज में कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर x जीरो नहीं आएगा ऊपर। तो यहाँ पर अगर डेल्टा वन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर x कितना नहीं आएगा, मतलब सिमिलैरिटी समझने का कोशिश करो तभी याद रख पाओगे। डेल्टा जीरो अगर कैलकुलेट करें, चलो एक हम बताते, तुम लोग डेल्टा टू बता देना। डेल्टा जीरो में मेरा नॉर्मली जो टेबल है वो कैसे स्टार्ट होगा, ये x है, ये y है, ठीक है, x जीरो, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, यही तो इंटरपोलेशन में होता है, y जीरो, y1, y2, y3 डॉट डॉट yn, ये मेरा पैटर्न है, ठीक है। अब अगर हम लोग डेल्टा जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या माइनस कर रहे हैं, एक्स जीरो को छोड़ के सारा डेटा माइनस करेंगे। तो उसी तरह से जब डेल्टा वन कैलकुलेट करेंगे तो एक्स वन को छोड़ के सारा डेटा लगाएंगे, यानी एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन तो नहीं लिखेंगे, एक्स टू स्किप करके फिर यहाँ पर डॉट डॉट करके एक्स एन, जहां तक मेरा क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल होगा उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। और नीचे किस तरह से हो रहा है, नीचे अगर डेल्टा जीरो कैलकुलेट करें तो एक्स जीरो लिखना पड़ेगा, तो डेल्टा वन कैलकुलेट करेंगे तो एक्स वन लिखना पड़ेगा। अब माइनस क्या क्या होगा, देखो एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो अगर हो जाएगा वो तो जीरो हो जाता है, इसीलिए वो अवॉइडेड है, तो एक्स जीरो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या अवॉइडेड रहेगा, एक्स वन, मतलब एक्स वन ना तो ऊपर आएगा ना तो नीचे आएगा, एक्स वन माइनस क्या हो जाएगा, एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन। अब डेल्टा टू का बताओ, तुम लोग डेल्टा टू का बताने का कोशिश करो। डेल्टा टू में क्या पैटर्न लगाए बताओ, डेल्टा टू में क्या पैटर्न लगाए, मुझे डिफरेंस ऑफ टू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x होगा, देखो x माइनस और नीचे उस चीज का माइनस होगा जिसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी x2, यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगा x से और नीचे x जीरो, क्योंकि डेल्टा जीरो, यहाँ पर स्टार्टिंग होगा x से, नीचे x1, यहाँ पर स्टार्टिंग होगा x से, नीचे x2। अब माइनस क्या लिखे बताओ, यहाँ पर कौन सा अवॉइड रहेगा, तो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो जीरो लिखेंगे। अच्छा, x माइनस एक्स वन भी लिखेंगे, बट x माइनस एक्स टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, x माइनस उसके बाद x3 लिखेंगे, एक स्टेप मैंने ज्यादा दिखा दिया, x माइनस एक्स समझने के लिए। और x2 नीचे होगा तो सबसे पहले कौन सा होता है, जीरो होता है, तो जीरो लिखेंगे, x जीरो, फिर x2 माइनस x1 जीरो के बाद, अब x2 माइनस x2 नहीं होगा ना बाबा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो होने से नीचे जीरो होने से अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब x3 हो जाएगा डॉट डॉट x माइनस एक्स एन, ठीक है। इस तरह से लास्ट में डॉट डॉट करके डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट होगा, अब डेल्टा एन होगा तो नीचे x, ऊपर x और नीचे एक्स एन, जैसे ये 2 है तो x और x2, वैसे ही डेल्टा एन है तो x और एक्स एन, माइनस क्या हो जाएगा, x जीरो, x माइनस एक्स वन, ठीक है, डॉट डॉट करके क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स ऑफ n माइनस वन, यहाँ पर n नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये xn है, और xn माइनस क्या हो जाएगा, x जीरो, xn माइनस एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री डॉट डॉट करके सारा डेटा होगा एक्सेप्ट xn माइनस वन, ठीक है। ये अगर नहीं भी याद रहता है तो हमें चाहिए भी नहीं, बस ये जो सिस्टम है ये समझने से काफी है, ठीक है। ये लैग्रेंज का फॉर्मूला हो रहा है। अब यहाँ पर जब डेल्टा सारा कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को यहाँ पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन लैग्रेंज का जो रूल्स है वो क्या है, जैसे हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड में जो देखा था उसमें क्या देखा था, ये देखो यहाँ पर हम तीनों का पार्ट लिखते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड, न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड, और आज जो हम लोग कर रहे हैं इंटरपोलेशन का, दैट इज
लैग्रेंज। ठीक है, तो तीनों में कंडीशन क्या क्या था? तो फर्स्ट देखो, हम लोगों ने देखा था कि इंटरपोलेशन तभी पॉसिबल है अगर सारे x का वैल्यू इक्वी डिस्टेंट हो। अगर तुम लोग को याद है तो देखो इक्वी डिस्टेंट हो, जैसे यहाँ पर x था 2 4 6 8, सब में गैप कितने का था? 2 का था। उसी से तो हम लोग क्या h निकाल रहे थे, इस गैप को ही हम लोग h बोल रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो तो ये सारा गैप बराबर है, 10 15 20 25 30 35, 5 का गैप है जिसे हम लोग h बोल रहे थे। तो न्यूटन्स का चाहे फॉरवर्ड फॉर्मूला हो चाहे बैकवर्ड फॉर्मूला हो, ये तभी एप्लीकेबल होगा ओनली जब हमारा x का वैल्यू इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं व्हेन सक्सेसिव, यहां पर लिखते हैं एप्लाइड ओनली व्हेन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x आर इक्विडिस्टेंट। x का सक्सेसिव वैल्यू जो है वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर सेम लिख देते हैं, इसके लिए सेम। बट लैग्रेंज में ऐसा नहीं होता है। लैग्रेंज में क्या होगा? लैग्रेंज का फॉर्मूला यूज करने के लिए सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x need not be equidistant। ठीक है, मतलब x का वैल्यू अगर इक्वल नहीं भी होगा तो भी लैग्रेंज फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। जैसे न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्या था? न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड में ये हो रहा था कि x का वैल्यू इक्विडिस्टेंट बराबर होना चाहिए, तभी फॉरवर्ड बैकवर्ड यूज होगा। और लैग्रेंज में क्या है? लैग्रेंज में अगर x का वैल्यू इक्विडिस्टेंट ना भी हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं, और अगर इक्विडिस्टेंट हो तो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें भी ऐसे स्लैश देके हम सेम लिख देते हैं। तो इक्विडिस्टेंट होने से न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, लैग्रेंज तीनों का तीनों अप्लाई हो सकता है। लेकिन इक्विडिस्टेंट ना हो तो सिर्फ और सिर्फ लैग्रेंज यूज होगा। ठीक है, अगर इक्विडिस्टेंट ना हो तो सिर्फ और सिर्फ लैग्रेंज यूज हो सकता है, दूसरा कोई भी यूज नहीं होगा। अच्छा, अब फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड कब यूज कर सकते हैं? फॉर एक्स्ट्रापोलेशन नियर द, सॉरी ये फॉर इंटरपोलेशन होगा ना, ये तो मैंने बैकवर्ड वाला लिख दिया। अच्छा, बैकवर्ड वाला एक बार लिख लेते हैं। फॉर एक्स्ट्रापोलेशन near the end of the tabulated value of, मैंने कहा था ना कब हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड यूज करना है। ये क्वेश्चन में ना भी बोले तो हमें खुद से समझना पड़ेगा कि कब हमें फॉरवर्ड यूज करना है और कब हमें बैकवर्ड यूज करना है। ये हो जाएगा फॉर एक्स्ट्रापोलेशन। और एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन क्या है? मैंने थियोरेटिकल नोट्स में पॉपुलेशन के हिसाब से दिखाया था, वहां पर पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ था। एक सीरीज के अंदर से ईयर वाइज पॉपुलेशन कैलकुलेट करने बोला था, एक आउट ऑफ सीरीज से बोला था। फॉर एक्स्ट्रापोलेशन near the beginning of the table, अच्छा, अब लैग्रेंज में जैसे ये फॉरवर्ड, यानी अगर मेरा वैल्यू x का बिगिनिंग ऑफ द टेबल पे बिलोंग कर रहा है तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन न्यूटन का, और अगर मतलब आउट ऑफ टेबल हो रहा है या फिर टेबल के एंड पॉइंट पे हो रहा है तो एक्स्ट्रापोलेशन। और इसके लिए क्या होगा? लैग्रेंज के लिए क्या होगा ये देखो, ये फॉर्मूला है फॉर एन इंटरमीडिएट, मतलब मिडिल, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x lying anywhere in the table, anywhere in the table, टेबल के कहीं पर भी अगर x का वैल्यू लाई करे तो हम लोग लैग्रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
और इसमें क्या चाहिए, डिफरेंस टेबल चाहिए, ठीक है। न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड में हमें डिफरेंस टेबल चाहिए, डिफरेंस टेबल हम लोग यूज करते हैं। इसमें भी सेम डिफरेंस टेबल चाहिए, बट इसमें कोई डिफरेंस टेबल नहीं चाहिए, ठीक है। नो डिफरेंस टेबल, नो डिफरेंस टेबल, कोई भी डिफरेंस टेबल हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम लोग एक लैग्रेंज का फॉर्मूला, ये तो मैंने कंपैरिजन बता दिया ताकि तुम लोग कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए उसे सॉल्व कर सको, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग लैग्रेंज जो आज हम लोगों ने सीखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x equal f of x at x equal to 5 from the following data। x और f of x का वैल्यू है 3, 4, 6, 8 और 4, 13, 43 और 56। अब बताओ, ये क्वेश्चन हमें दे दिया और नहीं बोला है कि फॉरवर्ड न्यूटन यूज करो, बैकवर्ड न्यूटन यूज करो या लैग्रेंज यूज करो, तो फिर भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? क्या इसमें न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड का कुछ भी लग सकता है? बताओ। अभी तो मैंने समझाया लैग्रेंज कहाँ अप्लाई होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड कहाँ अप्लाई होता है, लास्ट दिन वाला चीज फिर से एक बार बताया। चलो बताओ कि क्या इसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड यूज हो सकता है? x का वैल्यू 5 बोला है, x का वैल्यू अगर 5 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा ये पूछा गया है। बताओ, अरे कुछ तो बोलो तुम लोग। यहाँ पर कौन सा, अभी तो पता है x का वैल्यू इक्विडिस्टेंट है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। और x का वैल्यू अगर इक्विडिस्टेंट है तो वो किधर है उस हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड लगेगा, अगर इंटरमीडिएट वैल्यू है तो लैग्रेंज लगेगा। तो देखो ना, x का जो वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है वो एक सीरीज के कहां पर बिलोंग कर रहा है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड। पहले तो देखना चाहिए x इक्विडिस्टेंट है कि नहीं, बता तो रहे, कम से कम इतना तो कोऑपरेट करो तुम लोग। मिडिल में, मिडिल में पहले देखना चाहिए इक्विडिस्टेंट है कि नहीं, तभी तो फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा हमें फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद x का वैल्यू चेक करेंगे। पहले बताओ ये इक्विडिस्टेंट है कि नहीं? नहीं है। 3 to 4 कितना होता है? 1। 4 to 6 2 हो गया, 6 to 8 2 हो गया। इक्विडिस्टेंट कहाँ है? इसमें गैप 1 का है, इसमें 2, इसमें 2। तो अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या ये न्यूटन्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड यूज कर सकते हैं? पहले ही तो ये हमारे जो कंसेप्ट है उससे आउट हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड भी यूज नहीं कर सकते, बैकवर्ड भी यूज नहीं कर सकते। अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ लैग्रेंज यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली ये इंटरमीडिएट वैल्यू यानी मिडिल वैल्यू या फिर टेबल में कहीं पर भी वो वैल्यू उसके लिए ये काम आ जाता है। वैसे तो ये इंटरमीडिएट हो रहा है, देखो 4, 3, 4, 5 है ना, ये इंटरमीडिएट हो रहा है, ये दोनों वैल्यू के मिडिल में हो रहा है। इतना तो तुम लोग को बताना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा। मुझे सिर्फ विश्वजीत बता रहे हो, जबकि विश्वजीत के एग्जाम में ये आने वाला है नहीं। जिन लोग के एग्जाम में आने वाला है वो लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे। विश्वजीत अगर नहीं भी बता पाएगा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके एग्जाम में आने वाला है नहीं। उसको इंटरेस्ट रहता है तो हम बोल दिए ठीक है क्लास करो, लेकिन ये सब अभी उसका आने वाला है नहीं। तुम लोग बताओ, तुम लोग के एग्जाम में आने वाला है, कुछ नहीं बता रहे हो। तो हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x इक्वल टू 5 है, ठीक है। y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब लैग्रेंज का रूल्स क्या है? y कैसे फाइंड आउट होगा? इस तरह से फाइंड आउट होगा। तो y किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग पहले। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा 0 y 0 प्लस
डेल्टा 1 y1 प्लस डेल्टा 2 y2 प्लस डेल्टा 3 y3, बस यही तक लिखेंगे। क्यों, वो अभी समझा देते हैं। देखो x0 x1 x2 x3, ठीक है। अगर x0 x1 x2 x3 है, 4 वैल्यू है, तो हमारा ये डेल्टा 3 तक ही जाएगा, क्योंकि y0 y1 y2 y3 अप्लाई करना पड़ता है। f ऑफ x मतलब भी तो y है, तो ये कितना है y0 y1 y2 y3। तो मेरे पास अगर y3 तक डेटा है तो हम तो y3 तक ही लिखेंगे ना, y4 भी नहीं लिख सकते, y2 भी नहीं लिख सकते। y0 y1 y2 y3, तो हमें y0 y1 y2 y3 ये इतना तक लेना है। तो कैसे लिखना पड़ेगा वो मैंने समझा दिया। देखो कैसे लिखना है फॉर्मूला को, मतलब ये डॉट डॉट जो है, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये डॉट डॉट सिर्फ उतना तक ही जाएगा जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा। जैसे न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड में अगर देखो तो किस तरह से हम लोगों ने देखा था, ये डेल्टा 3y कैसे आया था, ये जब टेबल बना रहे, टेबल जहां तक जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर लैग्रेंज में देखना है कि हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, उसी हिसाब से हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमें y0 तो पता है, देखो y0 कितना है ये हमें पता है, y0 कितना है 4, ठीक है, y1 कितना है 13, अच्छा, y2 कितना है 43, अच्छा, और ये लास्ट में y3 कितना है 56, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, जिसका मैंने फॉर्मूला तुम लोग को बता के रखा है। अब डेल्टा 0, ठीक है, डेल्टा 0 का मतलब क्या होगा बताओ, डेल्टा 0 कैसे करके लिखेंगे बताओ। डेल्टा 0 अगर है तो x माइनस बोलो बोलो x माइनस x1 into x minus x2 into x minus x3 अच्छा, और x माइनस x4, x माइनस x4, 4 तो है ही नहीं, x minus 4 नहीं होगा। हाँ, ये तुम लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि 3 तक लिखना है, 4 तक, 4 है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं, बस काम खत्म। और नीचे क्या लिखेंगे, 0 है, x0 माइनस x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 माइनस x3। बेसिकली अगर देखो तो ये जो माइनस का वैल्यू है ना, ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये चीज देखो, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा यहाँ पर भी वही लिखा होगा, और माइनस कंटिन्यूएशन से होगा। देखो यहाँ पर भी x0 x0 x0, ठीक है, और यहाँ पर x x x, और ये x वाला कंसेप्ट तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो तुम लोग खुद अपने दिमाग में एक पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। वैसे ये तो रटना ही पड़ता है, ये सब याद ही करना पड़ता है, लेकिन तुम लोग अपने दिमाग में एक पैटर्न बना सकते हो, जैसे मैंने कहा। अब वैल्यू पुट करो, तो x मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो x का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, x का मतलब कितना है 5, हमें दिया हुआ है 5 माइनस x1, तुम लोग देख लो कितना है, और वैल्यू पुट करो, हम अपना पुट कर रहे हैं, तुम लोग पुट करो, बिना बोर्ड देके पुट करो, और देखो कितना आंसर आ रहा है। मैम 0.2 अच्छा 0.2 भी कर सकते हो, या फिर 1/5 भी रख सकते हैं। अगर मान लो 1/3 आ जाता है ना, तो उसे पॉइंट में मत लाओ, जैसे 1/5 आया है पॉइंट में ला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 0.2 दिख रहा है। बट अगर 1/3 होगा तो फिर 0.33 दिखेगा ना, तो फिर फ्रैक्शन में रख देना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट भी, नो प्रॉब्लम। बट अगर पॉइंट हमारा जो मतलब इंफिनिटी दे रहा है, तब हम लोग पॉइंट यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
अच्छा डेल्टा 0, अब उसके बाद कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेल्टा 1, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही देख लिया है कहां तक कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा 1 फिर से यहाँ पर सोचेंगे कैसे पुट होगा। यहाँ तो x होगा, यहाँ क्या आ जाएगा? x1, x माइनस क्या होगा बताओ? मैम 0 x 0 x0, उसके बाद x माइनस x-2 x2 x2, 1 नहीं आएगा, उसके बाद x माइनस x3, x3 यही लास्ट है और तो कुछ होगा नहीं। अगर कुछ डेटा रहता तो आगे हम लोग लिख पाते। x1 माइनस, यहाँ पर क्या होगा? यही सारा लिखेंगे। हाँ, ये सब देख देख के लिख देंगे ना, और मेहनत क्यों करें, हम लोग तो समझ रहे हैं पैटर्न कैसा है, धीरे धीरे दिमाग में से सेट कर लो, हो गया। अब यहाँ पर पुट करो तुम लोग अपना अपना वैल्यू। x है 5, पुट करो खुद से 3। मैम 3/4 3/4, ये हो गया 3/4। अच्छा, और भी करना पड़ेगा, डेल्टा 1 तक हुआ है। अच्छा डेल्टा 1, अब डेल्टा 2, इसमें इसका पैटर्न हो जाएगा, यहाँ तो x और यहाँ पर x2, तो x2, x माइनस x0 पहला, x माइनस x1, बस x माइनस x2 नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाला x माइनस x2, यहाँ पर भी 0, x1 और x3 वैल्यू पुट कर। सिक्स माइनस 3 4, वन बाई टू आ रहा है। हाँ 1/2, और एक 2 है शायद, हाँ डेल्टा 3 भी करना है, डेल्टा 3 x, यहाँ पर x3, x माइनस पहला x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x3 नहीं होगा, और यहाँ पर x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। अब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। -1/20
-1/20। अब हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, y में पुट करेंगे डेल्टा 0 y0, डेल्टा 1 y1, डेल्टा 2 y2, डेल्टा 3 y3 पुट कर दो। सबके पास तो डेटा अवेलेबल है। डेल्टा 0 आया हुआ है -1/5। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा था, यहीं पर लिख लेते हैं, मेरा यहाँ जगह है। ओह लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसके नीचे मैंने ये लिख दिया। ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल्टा 0 आया है -1/5 इंटू y0 है 4 प्लस डेल्टा 1 आया है 3/4 इंटू y1 है 13 प्लस डेल्टा 2 हाफ इंटू y2 43 डेल्टा 3 -1/20 जो भी लास्ट में कैलकुलेट किया हम लोगों ने, और y3 56। अब देखते हैं कितना आएगा। 4/5 कैलकुलेटर में करेंगे, 4/5 0.8 -0.8। अच्छा प्लस 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 4 9.75 प्लस 43/2 21.5 और ये प्लस ब्रैकेट में लिख देते एक बार, माइनस है तो 56 डिवाइडेड बाई 20 तो ये -2.8 आ रहा है। अब कैलकुलेटर लेके ये सारा कैलकुलेशन कर लेंगे तो 9.75 प्लस 21.5 माइनस 2.8 माइनस 0.8 कितना हो रहा है 9.75 गलत हो गया 21.5 माइनस 2.8 माइनस 0.2 अच्छा 27.65 ये आ रहा है आंसर 27.65। अच्छा तो समझ में आया किस तरह से करना है, हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है और अगर यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो कैसे समझेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो कि मैंने बताया। अच्छा अब लैग्रेंज का एक इनवर्स इंटरपोलेशन भी होता है। अब लैग्रेंज का इनवर्स इंटरपोलेशन क्या होता है देखो, लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन ये लैग्रेंज के लिए कह रहे हैं। ठीक है न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए नहीं होता है, ये लैग्रेंज का ही होता है। एल लिख दिया मैंने, लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन। ये कब यूज होता है, नॉर्मली हम लोग क्या वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, हमेशा y का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो न्यूटन्स का, बैकवर्ड हो या लैग्रेंज हो। देखो हर जगह y फाइंड आउट किया है हम लोगों ने। ये बैकवर्ड है, ये ऐसे दिख रहा है बैकवर्ड है। ये देखो फॉरवर्ड में भी हम लोगों ने क्या किया है, y का वैल्यू ही फाइंड आउट किया है। ये फॉरवर्ड का क्वेश्चन था, हम लोगों ने y का वैल्यू फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर हम लोगों को ये कहा जाए कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है नॉर्मली हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर हमें बोला जाए कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन। यानी इसका लिख देते हैं हम, लिख लो तुम लोग याद रहेगा, द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग the method of estimating the value of argument। ठीक है मतलब x का वैल्यू जब हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, नॉर्मली y का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। आर्ग्यूमेंट x फॉर ए स्पेसिफाइड intermediate value of the function is known as inverse interpolation। नॉर्मली y का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है x के एस्टिमेशन पे, लेकिन अगर हम लोग
x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं y के एस्टिमेशन पे, देन उसे कहा जाएगा कि लैग्रेंज का इनवर्स इंटरपोलेशन, और फॉर्मूला भी कुछ इनवर्स टाइप में भी है, मतलब इसका पूरा ऑपोजिट है। ये जो अभी फॉर्मूला सीखा था ना हम लोगों ने, इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर y फाइंड आउट करें तो यहाँ y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x। अगर x फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली x ही लिखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू डेल्टा जीरो, जैसे y0 लिख रहे थे, डेल्टा जीरो x0, डेल्टा 1 x1, डेल्टा 2 x2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके डेल्टा n xn, जैसे हम लोगों ने y का फाइंड आउट किया था, y0 y1 y2 इस तरह से। अच्छा, अब डेल्टा जीरो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पर हम लोगों ने x लिया था। देखो डेल्टा का सारा वैल्यू हम लोगों ने x के हिसाब से लिया था, तो अगर इनवर्स करना है, अगर यहाँ हमारा x है तो डेल्टा का वैल्यू में क्या आएगा, x तो नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, y, ऑब्वियसली y आएगा, y आएगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी सेम y। अच्छा, अब इनवर्स हो जाएगा। एक चीज देखो, यहाँ पर क्या कंसेप्ट था, यहाँ पर देखो सिमिलैरिटीज देखो, यहाँ पर कंसेप्ट था ऊपर x आएगा हमेशा, ये देखो x x x x, ठीक है, और नीचे जिसका डिफरेंस x0, यहाँ पर x1, इसके लिए x2, इसके लिए xn। और पैटर्न क्या फॉलो कर रहे थे, हमें x0 से लेके xn और y0 से लेके x0 से लेके xn फॉलो करते जाना है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम लोग वो वाला डेटा नहीं लेंगे जिसका डिफरेंस कैलकुलेट करें, यानी ये डेल्टा जीरो में x0 कहीं भी नहीं आएगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, वैसे भी माइनस ऊपर और नीचे बराबर डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे होगा, अगर हम लोग y का कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल, उस फॉर्मेट में अगर चलते हैं, उस फॉर्मेट के हिसाब से हमारा ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में हमारा 0 आ रहा था x0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा y1, ठीक है, y माइनस y1, और नीचे आ जाएगा y0 माइनस y1, ठीक है, सेम पैटर्न में। फिर y माइनस y2 डॉट डॉट y माइनस yn, जैसे x में हो रहा था उसी तरह से यहाँ पर y में होगा। तो y0 माइनस y1, y0 माइनस y2 डॉट डॉट y0 माइनस yn, ये हो गया। डेल्टा 1 वैसे ही रहेगा, ये देखो y माइनस y0, y माइनस y1 नहीं होगा, 2 डॉट डॉट y माइनस yn, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y0, y1 माइनस y0 के बाद y1 आता है, y1 तो नहीं होगा, y2 हो जाएगा, डॉट डॉट y माइनस yn। इस तरह से डॉट डॉट करके डेल्टा n लिख देते हैं। डेल्टा n कितना हो जाएगा, y माइनस y0, y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 डॉट डॉट करके क्या हो जाएगा, y माइनस, ये क्या होता है नॉर्मली इंक्रीज करते जा रहा है ना, तो y माइनस लास्ट में क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा yn माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो yn, ये yn हो जाएगा, y0 yn माइनस y1 डॉट डॉट yn माइनस yn माइनस 1, yn माइनस 1। ये हो गया लैग्रेंज का इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन इनवर्स सिर्फ और सिर्फ लैग्रेंज में ही हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं। चलो मैम, क्वेश्चन है कि मेंशन कर देबे যে ইনভার্সটা বের করতে হবে। হ্যাঁ, क्वेश्चन मेंशन করবে, এই কথাটা मेंशन করবে, ये वाला चीज मेंशन करेगा कि इनवर्स करना है या नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू से पता चल जाएगा कि लैग्रेंज करना है, लेकिन जब तक इनवर्स नहीं बोलेगा हम लोग इनवर्स नहीं करेंगे, नॉर्मल वाला ही करेंगे, ठीक है। अगर इनवर्स स्पेसिफाई करेगा तभी हम लोग इनवर्स वाला करेंगे। देखो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, यूजिंग लैग्रेंज inverse interpolation, estimate the value of x when y equal to 40 from the table। तो x और y
10, x का वैल्यू है 10, 12, 16, ठीक है, 25, 32 और 50। अब एक बार क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा हम अलग तरीके से बोलते हैं। यहाँ पर अगर हमें ये नहीं कहता कि लैग्रेंज का इनवर्स इंटरपोलेशन यूज करो और सिर्फ इंटरपोलेशन यूज करने के लिए कहा जाता, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में x यानी जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो इक्विडिस्टेंट है या इक्विडिस्टेंट नहीं है। तो अगर देखो तो ये 10 से 12 दो घर का गैप है, 12 से 16 4 टाइम गैप हो गया। तो पहला बात है इसमें न्यूटन्स तो अप्लाई नहीं होगा, ना तो फॉरवर्ड ना तो बैकवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोले तो भी तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसे इनवर्स यूज करना है कि नहीं। कौन से लाइन से देखो, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये y का वैल्यू अगर 40 होगा, हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, y का वैल्यू 40 होने से हमें x फाइंड आउट करने बोला है। बट नॉर्मल केस क्या होता है, नॉर्मली हमें x फाइंड आउट करना होता है या y फाइंड आउट करना होता है, बताओ। नॉर्मली सारे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, x या y? नॉर्मली y। न्यूटन्स का जितना भी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे वो y इक्वल टू से था, लैग्रेंज भी y। ये देखो फिर से एक बार देखो, ये रहा न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, y इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। y फंक्शन होता है ना, फंक्शन का वैल्यू, ये देखो बैकवर्ड में भी y फाइंड आउट करना है, लैग्रेंज में भी y फाइंड आउट करना है। लेकिन इनवर्स तभी होगा, वही तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि लैग्रेंज का इनवर्स इंटरपोलेशन कब यूज करेंगे। लैग्रेंज का इनवर्स इंटरपोलेशन ये देखो लिखा है ना, द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट x for a specified intermediate value of the function is known as inverse interpolation। नॉर्मली f of x ही तो कैलकुलेट किया जाता है फंक्शन में, तो f of x मतलब y, नॉर्मली y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में x बता दे, अब इसमें ये लैंग्वेज अगर मिसिंग कर दे कि यूजिंग लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन, ये जो है इनवर्स इंटरपोलेशन, ये लैंग्वेज अगर मिसिंग भी कर दे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बता दे कि एस्टिमेट करो वैल्यू ऑफ x, तो हमें समझना पड़ेगा कि x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, यानी नॉर्मल बात है नहीं, इनवर्स वाला बात है। तो हमें इनवर्स तो एक ही मेथड देता है, दैट इज लैग्रेंज। तो नहीं भी बोलेगा तो भी हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। क्या क्लियर है, किस तरह से समझ पाओगे या फिर नहीं क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, अब इसका सॉल्व करके दिखाओ, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, x का हम लोग क्या क्या लिखेंगे, डेल्टा जीरो कितना तक लिखेंगे बताओ, डेल्टा जीरो x0 पहला लिख दिया, उसके बाद डेल्टा 1 x1, उसके बाद डेल्टा 2 x2, क्या और लिख सकते हैं? अभी तो सिखाया था x0 x1 x2, और नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 2 हाँ 2 पोर्शन तो ही था। अच्छा, डेल्टा 0 फाइंड आउट करो। अब डेल्टा 0, लेकिन ये इनवर्स है तो तुम लोग को यहाँ पर x नहीं लिखना है, ठीक है, वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इनवर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, ठीक है। तो y कैसे लिखते हैं हम लोग, y माइनस, पैटर्न तो बिल्कुल बराबर है, बस y लिखना है और यहाँ पर y0 हो जाएगा, ठीक है, y0 y1। अब y माइनस y1, y माइनस y2 और y माइनस 2 तक ही है ना, बस 2 तक ही होगा, 2 तक ही है, ये देखो y तो 2 तक है, y0 y1 y2, बस इतना ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। नीचे क्या हो जाएगा फिर, y0 माइनस y2, तो y कितना है, y का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, y कितना है 40, ठीक है, y कितना है 40 माइनस y1 कितना है, y1 है y0 y1 32, फिर 40 माइनस 40 माइनस 50, अब फिर से y0। अच्छा, तो y0 कितना है 25 माइनस 32, 25 माइनस 50, अब देखो कितना आ रहा है, 40 माइनस 32 8, और ये हो गया माइनस 10, ये 25 माइनस 32 माइनस 7, और ये माइनस 25, तो ये कितना हो गया
-80 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 7, ये हो जाएगा 175 प्लस में। तो ये 5 से अगर कैंसिल करते हैं 35 और ये 16 माइनस 16 बाई 35 आ रहा है मेरा, -16/35। अच्छा, डेल्टा वन में क्या क्या हो जाएगा, y माइनस y0, y माइनस y2, y1 नहीं आएगा, और y0 माइनस y1, ठीक है, सॉरी y1 है ना, ये y1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, y1 माइनस y0 और y1 माइनस y2, y1 तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, y मतलब 40 माइनस y0 मतलब 25, 40 माइनस 25, 40 माइनस 50, यहाँ से देख के लिख ले रहे हैं। y1 अभी लिखा था हम लोगों ने, 32 है, 32, y0 कितना है 25 और y1 कितना है 50, नहीं y1 कितना है, y1 है 32, अच्छा ये तो 32 है ये वाला, और ये 50, तो देख लो कितना हो जाता है, 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 15, और यहाँ पर हो गया -10, और इधर हो गया 32 माइनस 25, तो ये 7, और ये 32 माइनस 50, ये हो गया -18, तो ये 150 यहाँ पर -150, और ये -7 इंटू 18, 126, ठीक है, 126 हो रहा है, ये ऐसे ही रख देते, ठीक है, और इसे कैंसिल वैंसिल नहीं कर रहे, 2 से हो जाएगा शायद, देख लेते हैं, 2 से हो जाएगा, 63, 150/2, 75/63, और लास्ट है, इधर करना पड़ेगा डेल्टा 0 1 डेल्टा 2, ठीक है, y माइनस y0, y माइनस y1, y2 नहीं होगा, और y0 माइनस y2 माइनस y0, y2 माइनस y1। अच्छा, y कितना था 40 था, तो 40 माइनस, और यहाँ पर भी 40 माइनस, अच्छा तो y0 कितना था, y0 25 था, और y1 कितना था, y1 32 था। अब y2 लेना है हमें, -25 और -32, ये तो यहाँ पर भी होगा, और y2 है 32, तो 32 नहीं 50 है, 50 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 25 15, 15, और ये 40 माइनस 32 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, और ये हो गया 25, और ये हो गया 18, तो ये 5 से कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, और ये 2 से 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 4/15, ठीक है। अब पुट कर देते हैं 4/15, यहाँ जगह रखा है मैंने इस पर, तो डेल्टा जीरो कितना आया है, -16/35, -16/35 इंटू x0 कितना है, x0 10 है, ठीक है, प्लस डेल्टा वन आ गया है 75/63, 75 डिवाइडेड बाय 63 इंटू डेल्टा वन 12, सॉरी x1 12, अच्छा उसके बाद डेल्टा 2 इंटू x2, डेल्टा 2 कितना आया, डेल्टा 2 आया है 4/15, 4/15 इंटू 16, 4/15 इंटू 16, सिंपल कैलकुलेटर में कर लेंगे हम लोग, 160 डिवाइडेड बाय 35, 160 डिवाइडेड बाय 35 -4.57, ठीक है, प्लस 75 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 63, 14.2857, अच्छा 4 डेटा करके लो, ठीक है, 4 डेटा लेना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है ऑप्शन के साथ ना भी मिले, तो ये 4.5714 4 डेटा लेना है हमेशा, आंसर टैली होता है फिर, नहीं तो आंसर ज्यादा डिफर कर जाएगा, 4.2667, 4.2667 प्लस 14.2857 माइनस
5714, ठीक है। तो ये आ जा रहा है 13.982, ठीक है, 13.982 ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग लैग्रेंज का इनवर्स इंटरपोलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इनवर्स और बिना इनवर्स में ज्यादा कुछ फर्क वैसे नहीं है, फॉर्मूला याद रखना उतना मुश्किल नहीं है, बस पैटर्न को समझो कि कहाँ x फाइंड आउट करने बोल रहा है, कहाँ y फाइंड आउट करने बोल रहा है, बाकी फॉर्मूला का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं रुको, जो कि प्रीवियसली आया हुआ है। तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, below are given some values of a function f of x for certain values of x, ठीक है। और क्वेश्चन है इस तरह से, x और f of x दिया हुआ है, ठीक है। 0 1 2 3 4 1 0 5 22 और 57 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है फाइंड फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस। ऑप्शन है 6 A6 B0 C1 D2। चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम लोग मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे एंड आंसर क्या होगा। करवाया हुआ चीज है। Below are given some values of a function f of x for a certain value of x, ठीक है। y का कुछ वैल्यूज दिया हुआ है x के कुछ वैल्यूज के लिए, बोल रहा है कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालो, बताओ आंसर कौन सा होगा। करना क्या है, बस पहले ये तो बताओ करना क्या है, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब किस तरह से कैलकुलेट करोगे। 3 टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन सीखे हो तुम लोग, न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, लैग्रेंज कब कौन सा कैसे अप्लाई होगा सारा चीज बता दिया है। क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ कि कौन सा अप्लाई होगा और किस तरह से करोगे। करना क्या है बताओ, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा वो तो बताओ। हम डिफरेंस है डेल्टा 1 डेल्टा y स्क्वायर डेल्टा y क्यूब डेल्टा y ওরকমগুলো করতে হবে তো। हाँ, सबसे पहले देखो ये इंटरपोलेशन का सम से वो x और f of x से ही पता चल रहा है, ठीक है। और ऐसे बोला है बिलो आर गिवन सम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f of x फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ x। पहले देखो कि ये मतलब यहाँ पर डिफरेंस टेबल कैलकुलेट होगा कि नहीं, वो तो इक्विडिस्टेंट है कि नहीं देख के पता चल जाएगा। बताओ x इक्विडिस्टेंट है कि नहीं है। और डिफरेंस टेबल मतलब ही फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये वाला लैंग्वेज तो हम लोगों ने वहीं पर यूज किया था ना। डेल्टा फोर्थ ऑर्डर मतलब, तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस मतलब कौन सा, यहाँ पर दिखाया था मैंने, ये देखो
फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस मतलब वो जो थ्योरी मैंने तुम लोग को सबको सेंड भी किया है, वहां पर थ्योरी में लिखा हुआ था फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करने बोला है, करो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेशन। क्वेश्चन तो इस तरह से रहेगा। अभी इंटरपोलेशन कर रहे हो तो पता चल रहा है, अच्छा इंटरपोलेशन है, वहां तो सारा मिक्सड अप रहेगा, तो कैसे पता करोगे? बताओ फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा? मैम ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ये रहा। तुम लोग का आंसर तो कुछ आ रहा होगा ना? मैम 6 आया है। आंसर 6 आया है, अच्छा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बता रहा है, गलत हुआ है मैम फिर। 0 होगा आंसर। 0, हाँ 0 होगा आंसर, तो 0 हो रहा है। यहाँ ऑप्शन तो बी बता के रखा है, इसका मतलब डिफरेंस टेबल गलत कर दिए होगे, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ जीरो का मैम माइनस प्लस हो गया था मेरा। हाँ, तो इसमें वो माइनस प्लस गलत हो ही जाता है, ये मैंने इसीलिए बार बार कहा था कि गलत हो जाता है, उसमें तुम लोग को ध्यान रखना है। तो ये था डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करने बोला था, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मिडिल में लिखना पड़ता है। 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 22 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 22 माइनस 5 17, और 57 माइनस 22 35। फिर 35। नेक्स्ट, हाँ फिर 5 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 6, ये 5 माइनस ऑफ -1 यानी प्लस हो जाएगा 17 माइनस 5। थोड़ा फास्ट इसीलिए कर रहे क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा बताया हुआ है। 35 माइनस 17 18 हो गया, 12 माइनस 6 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, और 6 माइनस 6 0। तुम लोग लिख लेना डेल्टा, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये y का वैल्यू था, ये डेल्टा y 0, ठीक है, सॉरी डेल्टा y, डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यू y, ठीक है। अच्छा उसके बाद डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, ये डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, और ये डेल्टा क्यूब y, और ये डेल्टा 4y। दैट्स वाई यहाँ पर बोला गया फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, इसीलिए बोला गया फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर ये देखो, ये हम ऐसे कवर कर देते हैं, ये हो गया हमारा फोर्थ ऑर्डर, इसीलिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा y0 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू 10, इस तरह से इक्वल देके ही दिया है। y2 इक्वल टू 15, y3 इक्वल टू 20, y4 इक्वल टू 26, फाइंड डेल्टा स्क्वायर y0। ऑप्शन है 0 1 2 और 4, बताओ क्या होगा। अब डेल्टा स्क्वायर y0 मतलब कहां तक कैलकुलेट करोगे? पहला बात है सेकेंड ऑर्डर तक कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और उसमें डेल्टा स्क्वायर y0 कौन सा होगा, कहां पर लिखे, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा पहले तुम लोग ट्राई करो। यहाँ तो वैल्यू लिखी, बताओ कितना आ रहा है, ये तो जल्दी हो जाएगा, बताओ।
6, 10, 15, 20, 26। फर्स्ट होगा डेल्टा वाई जीरो। बताओ डेल्टा वाई जीरो क्या क्या आएगा? 4। मैम एटार की आंसर 0 হবে। এটার আনসার 0। হ্যাঁ, এটার আনসার 0 হবে না, সরি, আনসার 1 হবে, অপশন বি হবে, ऑप्शन बी হবে। अच्छा, ऑप्शन बी होगा। देखो कैसे, पहले बताओ कि 10 माइनस 6 4 हो गया, 15 माइनस 10 5 हो गया, 20 माइनस 15 5 हो गया, 26 माइनस 20 कितना हो गया? 6। ठीक है, लेकिन मुझे बोला है क्या? डेल्टा स्क्वायर बाई जीरो। तो अभी स्क्वायर तक हम लोग पहुंचे नहीं है। अब इसके बाद ही होगा डेल्टा, ये 1 है, अब स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर 1, राइट, 1 होगा आंसर। डेल्टा स्क्वायर वाई पहुंचते हैं तो जीरो मत लिखो, यहाँ हम बार बार गलती से जीरो लिख रहे हैं, बट ये जीरो नहीं है। डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई। अब डेल्टा स्क्वायर वाई में क्या होगा? 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1। 5 माइनस 5 क्या हो गया? 0। 6 माइनस 5 क्या हो गया? 1। हमें क्वेश्चन क्या बोला है? डेल्टा स्क्वायर, और वाई के पीछे क्या लिखा है? 0। डेल्टा स्क्वायर वाई 0। तो अगर तुम लोग को अगर याद है तो मैंने उस पीडीएफ जो है, जो थियोरेटिकल नोट्स था, उसमें मैंने दिखाया था, अगर ये डेल्टा वाई है तो फर्स्ट जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा वाई 0। सेकेंड जो डिफरेंस आया है उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा वाई 1। थर्ड वाले को डेल्टा वाई 2 और फोर्थ वाले को डेल्टा वाई 3। सिमिलरली ये जो डिफरेंस आया है ये स्क्वायर आया है, तो डेल्टा स्क्वायर वाई 0, ये डेल्टा स्क्वायर वाई 1 और ये डेल्टा स्क्वायर बाई 2। इसीलिए मैंने इसको पूरा इलाबोरेट करके समझाया था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। मैंने कहा भी था कि ये क्यों सिखा रहे हैं हम, क्योंकि ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो उसमें जरूरत नहीं है, बट अगर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन हो दैट इज डेल्टा स्क्वायर बाई 0, तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं समझ पाओगे। तो डेल्टा स्क्वायर बाई 0 कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह से समझना है। क्या समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है, या फिर नहीं आया? बताओ। हाँ, इस तरह से फाइंड आउट करोगे। अब आगे का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे टेबल खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी 2 कॉलम बनेगा, बट हमें जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन हमें इतने तक के लिए ही जरूरत है आंसर करना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है देखो, x दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9, y दिया हुआ है 5 0 1 12 3 22। फाइन डेल्टा स्क्वायर वाई 0। फिर से सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। A7, मतलब समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, मान के ही चलो। अब डेल्टा स्क्वायर वाई 0 की जगह कुछ और भी पूछ सकता है, तो बताओ मुझे क्या होगा आंसर। ये वाला तुम लोग खुद से करो, अभी ऐसा क्वेश्चन बताया मैंने। ম্যাম এখানে কি ফাইন্ড করতে বলছে? ডেল্টা স্কয়ার ওয়াই 0। डेल्टा स्क्वायर बाई 0 আগেরটার মতো সেম টু সেম, এখানেও डेल्टा स्क्वायर बाई 0 এটাও। ম্যাম অপশন বি 6। ऑप्शन बी 6, राइट, ऑप्शन बी होगा 6। हाँ 6 होगा। ठीक है, 5 0 1 12 3 22। इसका अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं, एक बार हम दिखाई देते हैं। ये रहा 5 0 1 12 3 22। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 0 माइनस 5, कितना हो जाएगा? 5। 1 माइनस 0 1, 12 माइनस 1 11, 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 12 कितना है? -9। 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 19। ये हाँ, अब ये दोनों का माइनस 1 माइनस 5 कितना? 6 होगा। अच्छा, ये -5 था ना, 0 माइनस 5 होगा। हाँ हाँ, -5, तो ये 6 हो गया। 11 माइनस 1
10 और आगे करना भी नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो यहीं पर रुक जाना चाहिए ना। यही तो हो रहा है हमारा आंसर। यही तो डेल्टा, ये स्क्वायर वाला आ गया, डेल्टा स्क्वायर वाई है और ये डेल्टा स्क्वायर वाई 0 है। आगे का देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब और एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेट, फाइंड द वेट ऑफ ए चाइल्ड at the age of 8 years from the following data. ठीक है, एज कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, डेटा है हमारा, एज दिया हुआ है 1357 और वेट दिया हुआ है 8, ये एज है 8, 11, 17, 26 और ऑप्शन है 30.125, ऑप्शन बी 32.05, ऑप्शन सी 31.625, ऑप्शन डी 33.67। ठीक है, सबसे पहले तो ये सोचो कि ये किस चीज का क्वेश्चन है, मतलब इंटरपोलेशन कौन सा वाला लगेगा यहाँ पर? मैम फॉरवर्ड लगेगा। पहला तो इक्वी डिस्टेंस है तो न्यूटन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे लैग्रेंज भी एप्लीकेबल होता है, इक्वी डिस्टेंस हो या ना हो दोनों में ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन में हमें कुछ ना बताए और इक्वी डिस्टेंस हो तो हम लोग हमेशा न्यूटन्स यूज करेंगे। अब न्यूटन्स में कौन सा यूज होगा? 8 साल के बच्चे का बोल रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ठीक से सोचो। फाइंड द वेट ऑफ ए चाइल्ड। हाँ, क्योंकि देखो फाइंड द वेट फाइंड आउट करने बोला है, मतलब ये y है, ये x है, सीरीज में ये x होता है, ये y होता है। हमें क्या करना है? हमें वेट यानी y फाइंड आउट करना है। ठीक है, y फाइंड आउट करना है किसका? 8 साल के बच्चे का, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 8। अब x कहाँ पर है? फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड में है? टेबल के कहाँ है बताओ? बैकवर्ड में। बैकवर्ड में। समझ में आया क्यों बैकवर्ड में है? समझ में आ रहा है क्यों बैकवर्ड? বুঝতে পারলে না? ব্যাকওয়ার্ড 8 টা কোথায় আছে সিরিজের? 1 2 1 3 5 7 8 তো ব্যাকওয়ার্ডে আছে, পেছনে আছে তো। 7 এর পর না, হ্যাঁ এটা টেবিল, এটা টেবিলের ফ্রন্ট না, আমরা তো সবসময় এইভাবে করছি, তো এটা ফ্রন্ট এটা ব্যাক। তো ফ্রন্টে যদি আমার 2 হতো, if x equal to 2 तो क्या होता बताओ? if x equal to 2 then forward or backward? x equal to যদি 2 হয় তাহলে ফরওয়ার্ড না ব্যাকওয়ার্ড? ফরওয়ার্ড। এই তো সামনের দিকে হচ্ছে না, মিডিলে দুটো পার্টিশন করো, এদিকে হলে ফরওয়ার্ড এদিকে হলে ব্যাকওয়ার্ড, एदिके होले फॉरवर्ड एदिके होले बैकवर्ड। अगर x इक्वल टू मान लो 2.5 है तब क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और x इक्वल टू अगर 6 है तो बताओ क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो तुम लोग समझ गए हो कि हमें बैकवर्ड करना है, 8 इयर्स बैकवर्ड। ठीक है, तो न्यूटन्स का बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करो और इसको सॉल्व करो। और इसके लिए पहले क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? स्टेप 1 क्या है? डिफरेंस टेबल। पहले स्टेप 1 डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करो। ये देखो लास्ट दिन ही किया था हम लोगों ने, मैंने ज्यादा कुछ करवाया भी नहीं था क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है चैप्टर। मैंने लास्ट दिन देखो 2 ही सम्स करवाया था। ये रहा, पहले डिफरेंस टेबल जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, बस डेटा बैकवर्ड वाला लेना है। और ये रहा मेरा बैकवर्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले तुम लोग डिफरेंस टेबल निकालो, फिर बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करो। x y 1 3 5 7, y है 8 11 17 और 26। तो डेल्टा y, पहले डेल्टा y 11 - 8 3, 17 - 11 6,
ये 9 हो गया। डेल्टा स्क्वायर वाई 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। 9 माइनस 6 3। अच्छा, डेल्टा क्यूब वाई 3 माइनस 3 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को जब क्वेश्चन में डेटा लेना है तो कैसे लेना है, बैकवर्ड लेना है। ये तो एक्स और वाई हो गया, ये यूज करेंगे। अगर फॉरवर्ड होता तो वहां पर यूज करना पड़ता। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन्स बैकवर्ड में, वो भी मैंने समझाया था कैसे याद रखना है। y इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा बताओ। y इक्वल टू पहले क्या आएगा, y n प्लस v होता है v इंटू डेल्टा y, क्या हो जाएगा ये देखो फॉर्मूला, डेल्टा वाई n माइनस 1। हाँ ये देखो एक बार दिखाई देते हैं, ये देखो v डेल्टा वाई एन माइनस 1, फिर n माइनस 2, इस तरह से नीचे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 v इंटू v प्लस 1। इसीलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन इसीलिए दिए थे फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ताकि फॉर्मूला दिमाग में चला जाए। लेकिन तुम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। और अभी नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे तो आगे भी टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, v बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा वाई n माइनस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा v इंटू v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा y n माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, n माइनस 2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या क्या यूज करना है, हमें कितना तक यूज करना पड़ेगा, 3 बार। ठीक है, हमें 3 बार यूज करना पड़ेगा। तो पहला हो जाएगा ये, दूसरा फिर v इंटू v प्लस 1 v प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा। अच्छा, ये डेल्टा जो है यहाँ पर डेल्टा y2 डेल्टा y1, अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा y n माइनस 3। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, एक बार टैली करवा लेते हैं सही लिखा है कि नहीं मैंने बैकवर्ड में। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। तो बेसिकली हम लोग को किस तरह से याद रखना था, ये देखो इसी तरह से लिख के हमें करना था, इस तरह से। n माइनस 3 तक इसीलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 तक है। ठीक है, जितना तक रहेगा टेबल। ओके, तो वैल्यू पुट कर लो, सब तो पता ही है। चलो बताओ yn कितना होगा, yn मतलब y का y0 y1 y2 y3, तो 0 से लेके n तक, तो yn कितना होगा बताओ। yn मतलब तो लास्ट वाला ना, 0 से लेके n तक वैल्यू, yn कितना होगा हम 26। 26। भी, तो भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, भी के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बताओ, भी कैसे फाइंड आउट करेंगे। भी मतलब क्या था, x माइनस एक्स n बाई h। x कितना है क्वेश्चन में बता दिया है, x तो क्वेश्चन में की बन रहा है 8 है ना। अच्छा, xn मतलब x का लास्ट वैल्यू, जैसे yn मतलब y का लास्ट वैल्यू, xn मतलब x का लास्ट वैल्यू दैट इज 7। h मतलब x के अंदर का गैप। ठीक है, x के अंदर का इक्वी डिस्टेंट का वैल्यू, मतलब कितने नंबर से इक्वी डिस्टेंट है बताओ। 2 1 से लेके 3 2, 3 से लेके 5 2, 5 से लेके 7 2 का गैप है। अच्छा, 8 माइनस 7 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, 0.5 आ गया। चलो अब यहाँ पर पुट करते हैं। भी मतलब 0.5, अभी हम लोगों ने देखा 0.5, और 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है। डेल्टा वाई n माइनस 1 मतलब ये नीचे से लेना है। ठीक है, मतलब बैकवर्ड, ये 9 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 0 लेंगे, पहले 9 फिर 3 फिर 0। तो चलो 9 यहाँ पर 9 प्लस भी मतलब 0.5, तो 0.5 प्लस 1 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। 0 है ना, क्या है कितना था 3 था, सॉरी ये 3 था, लास्ट वाला 0 है। अच्छा, ये 3 था ये वाला। फिर लास्ट वाला क्या लिखे या फिर ना लिखे, नहीं लिखने से चलेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताओ, नहीं लिखने से क्यों चलेगा। ऑटोमेटिक 0
हाँ 0 है, तो अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बस ये 0.5 इंटू 9 कितना हो रहा है 4.5। ठीक है, उसके बाद 0.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया 3। 26 प्लस 4.5 प्लस 0.5 इंटू 1.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.125 प्लस 4.5 प्लस 26, तो ये हो गया 31.625। ठीक है, 31.625। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ऑप्शन कितना हो रहा है हमारा? यहाँ आंसर तो दिया हुआ है ऑप्शन सी। क्या सी? सी, अच्छा, तो ये सी, हाँ आंसर सी ही दिया हुआ है 31.625। तो देख रहे हो आंसर जो रहेगा ना वो ऐसे ही रहेगा कि तुम लोग अप्रोक्सीमेशन, इसमें खैर आया नहीं है, अगर अप्रोक्सीमेशन आ भी जाए तो 4 डेटा लोगे पॉइंट के बाद, तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन ये जो ऑप्शन रहेगा उसके साथ जरूर टैली कर जाएगा। ठीक है, अच्छा ये था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं। देखो, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ तुम लोग को मुझे बताना है। फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन मेथड appropriate formula will be, बताओ इनवर्स इंटरपोलेशन मेथड के लिए अप्रोप्रिएट फॉर्मूला क्या है? न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रेंज सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, नन ऑफ दिस। फिर से एक बार बताते हैं, यह है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये नन ऑफ दिस है। बताओ इनवर्स इंटरपोलेशन मेथड कौन सा वाला फॉर्मूला? बस ऑप्शन सी। ठीक है, ये दिया हुआ है लैग्रेंज, इसको ना सेंट्रल भी बोला जाता है, लैग्रेंज सेंट्रल इंटरपोलेशन। मैंने लिखवाया था ना लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन, वहां पर तुम लोग ऑब्लिक देके लिख दो लैग्रेंज क्या बोलते हैं उसे, सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, एक ही बात है, सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वही इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फॉर न्यूटन्स forward interpolation, the successive values of the argument the successive values of the argument should be equally spaced, unequally spaced, either equally or unequally, either equally, मैम ए, हाँ इक्वली स्पेस्ड, आंसर तो इक्वली स्पेस्ड होगा ना, आइदर इक्वली और अनइक्वली, ऑप्शन सारा लिख देते हैं, और डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है? अब अगर तुम लोग भूल जाओगे कि आर्ग्यूमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था तो कैसे कर पाओगे? एक्स होता है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसीलिए मैंने बोला आर्ग्यूमेंट मतलब एक्स, और वाई को क्या बोलते हैं? एंट्रीज, वाई को बोलेंगे एंट्रीज। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो कैसा पैटर्न में होना चाहिए? अगर हम लोग न्यूटन्स का फॉर्मूला यूज करें, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, क्वेश्चन में फॉरवर्ड दिया है बट फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, यानी एक्स का वैल्यू। अब अगर आर्ग्यूमेंट याद नहीं रखोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे, फिर लगेगा ये क्या है। तो आर्ग्यूमेंट होता है एक्स,
और y होता है एंट्रीज, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन ছিল হ্যাঁ বলো। ম্যাম এর আগে যে কোশ্চেনটা ছিল ওই চাইল্ড এজের যেটা হুম। ম্যাম ওটায় যদি উপরে 1357.9 থাকতো মানে আরেকটা যদি থাকতো তাহলে মিডিলটা কোনটা হতো? আরেকবার বলো। 1357 আর একটা 9 যদি থাকতো হ্যাঁ এজে, হ্যাঁ। তাহলে ম্যাম মিডিলটা তাহলে কি করে করতাম? না তাহলে लेवरेज हो जाएगा। তাহলে হ্যাঁ মানে আমি এটা বলে দিচ্ছি, দেখো 1357, ঠিক আছে, 1357 আর ধরো 9 আছে, এরপরে আমাকে যদি x ইকুয়াল টু 8 বের করতে বলে তাহলে 8টা কোথায় হচ্ছে সেটা আগে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। বলে x মানে টেবিল, এটা একটা টেবিল, ঠিক আছে, এই টেবিলে এটা ফরওয়ার্ড আর এটা ব্যাকওয়ার্ড, তো 8টা কোথায় যাচ্ছে সেটা বলো। মানে মিডিল তো আমার এরকম হয়ে গেল কি, মিডিল তাহলে আমার এটা হয়ে গেল, ঠিক আছে, মিডিল তো তাহলে আমার এটা হয়ে গেল না 5, ঠিক আছে। এখানে যেরকম এরকম পার্টিশন করতে পারছি সেরকম আমি বলতে পারি তো মিডিল মানে 5টা আমার মিডিল পয়েন্ট আসছে, ঠিক আছে। এবারে যদি আমার এই দিকে যায় তাহলে ফরওয়ার্ড, আর যদি এদিকে আসে তাহলে ব্যাকওয়ার্ড। আমাকে যদি 8 বলছে তাহলে আমার এখানে হচ্ছে তাহলে ব্যাকওয়ার্ড, ঠিক আছে, এটা ব্যাকওয়ার্ডে হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে এতটা ব্যাকওয়ার্ড জোন। এরকমই একটা ডেটা দেয়া থাকবে যেটাতে তুমি ফাইন্ড আউট করতে পারবে কি তোমার ব্যাকওয়ার্ড হচ্ছে না ফরওয়ার্ড হচ্ছে। কোনোদিন কনফিউজ ডেটা ওরকম দেবে না তোমাকে, এরকম দেবে না কি 5.5 বের করো, এরকম বলবে না। যদি 5.5 বলে তাহলে 5 এর পরে বলছি, কিন্তু 5 এর পরে, তাহলে কিন্তু ব্যাকওয়ার্ডের দিকে চলে এলো। আর যদি বলে 4.9 বলতেই পারে 4.9 দেন এইদিকে আসবে, কারণ ওটা 3 থেকে এটার মধ্যে কভার করছে। 4.9 মানে 5 এর আগে, তাহলে ফরওয়ার্ড হবে, ঠিক আছে। বা ধরো 6 বললো, তাহলে 6 মানে এখানে হচ্ছে, তাহলে আমার ব্যাকওয়ার্ডই ধরবো, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদেরকে এমনই ডেটা দেয় যেটা আমরা খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। যদি আগের দিনে যে কোয়েশ্চেন গুলো দিয়েছিলাম না আমি, এই দেখো এখানে যেমন ধরো এখানে আমি একবার देखे दीजिए, यहाँ पर देखो सभी से पूछ लेते हैं एक बार, ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है, बोला है कि यूजिंग सुटेबल इंटरपोलेशन, बताओ तो यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन है हमारा क्लियर। 2.5 আচ্ছা অরিজিৎ বলো ফরওয়ার্ড হবে কি হবে না, মানে তোমার কি মনে হয় এক্ষুনি যে জিনিস। ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ বলো। ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড বোঝা যাচ্ছে তো, 2.5 মানে সামনের দিকে আসছে। এরকম ভাবে আমরা যদি পার্টিশন করে নিই তো এইখানটাই হচ্ছে, ঠিক আছে। এমনই ডেটা থাকবে যেটা ইজিলি ফাইন্ড आउट করতে পারবে, এটার কোনো हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो न्यूटन्स फॉरवर्ड, ये तो बता ही दिया है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करना है, तो इसको छोड़ते हैं एक बार। थर्ड वाले में चलते हैं, इसमें भी बताया है फॉरवर्ड यूज करना है। अगर नहीं बताता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर बताया है देखो x इक्वल टू 9, ठीक है। तो 9 कहाँ पर जाएगा, अगर हम लोग ये 11 से पार्टीशन करते हैं, ठीक है, ये 11 से पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब ये इधर का जो हो जाएगा ये बैकवर्ड और इधर का जो हो गया फॉरवर्ड। अब 9 कहाँ पर आ रहा है, 9 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 7 में। हाँ तो इधर आ जा रहा है ना। अगर 11 से पार्टीशन करते हैं तो 11 के इधर आ रहा है, 11 के बाद नहीं आ रहा है, 11 के पहले ही आ रहा है, तो फिर क्या होगा फॉरवर्ड। अगर ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है तो वो बोल भी देता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड। अगर नहीं भी बोले नो प्रॉब्लम, हम लोग इधर देखेंगे ना 11 से पार्टीशन हो रहा है, 11 से एक्स्ट्रा बताएगा तो बैकवर्ड में आएंगे, 11 से आगे बताएगा तो फॉरवर्ड में जाएंगे। चलो और एक देख लेते हैं, इसीलिए मैंने ये सारा क्वेश्चन कहा था ताकि तुम लोग का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए अगर ऐसा हो तो। अच्छा फोर्थ वाले में देखो क्या बता रहा है, ये बैकवर्ड बताया है लेकिन 4 दिया है, बताओ 4 दिया है तो कहां पर होगा, बैकवर्ड होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा 3 से बैकवर्ड। बैकवर्ड, ठीक है, एकदम क्लियरली समझ में आएगा, डेटा ऐसे ही रहेगा। और भी देखते हैं, देखो और कोई क्वेश्चन हाँ मिल रहा है मुझे। ये देखो यूज न्यूटन्स बैकवर्ड बोला है, एक बार बैकवर्ड को छोड़ दो, क्या कैलकुलेट करने बोला है, नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग 36 और मोर बट लेस देन 40, मतलब अर्निंग कहां से कहां तक जा रहा है 36 से लेके 36 से लेके कहां तक 40 तक, मतलब 36 से ज्यादा बट 40 से कम, इसका मुझे कैलकुलेशन करने बोला है। तो बताओ इसमें क्या यूज होना चाहिए। मेरा जो सीरीज है वो 36 से लेके 40 के अंदर बता रहा है, मतलब 36 से 40 कहां पर बिलोंग करेगा, ये वाला 36, 37, 38, 39। तो बताओ ये सारा डेटा बैकवर्ड की तरफ है या फॉरवर्ड। मैंने तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिख दिया, वो तो सीरीज होगा नहीं ना, मेरा तो एक ये दे दिया है, क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल की तरह दिया है 36 से 40 के अंदर।
तो बताओ 36 कहाँ से शुरू हो रहा है? इधर से। तो मेरा जो टेबल है उसका तो फॉरवर्ड कौन सा है? फॉरवर्ड ये वाला है और बैकवर्ड ये वाला है। 30 से आगे जाएंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा, तो ये 36 से 40 ये बैकवर्ड एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है? इस पे बताओ, एप्लीकेबल होगा ना बैकवर्ड? हाँ, अच्छा। अब 6th वाला लैग्रेंज दिया हुआ था, तो लैग्रेंज तो आज हम लोगों ने सीखा ही है, उसके बाद भी लैग्रेंज दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला है कि बाय यूजिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। ना तो बोला है लैग्रेंज, ना तो न्यूटन्स फॉरवर्ड, ना तो न्यूटन्स बैकवर्ड। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इक्विडिस्टेंट है कि नहीं देखेंगे, क्योंकि लैग्रेंज तो दोनों तरह पे अप्लाई होता है। लेकिन मैंने अभी कहा था कि जब क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई ना करे तो हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड पहले यूज करने का कोशिश करेंगे। तो बताओ क्या ये न्यूटन्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड के लिए एप्लीकेबल है? उसके बाद फॉरवर्ड है। पहला बात है कि न्यूटन्स का वैल्यू लेगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब 1.5 है, तो बताओ 1.5 फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो ऐसा ही डेटा रहेगा कि तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड। और ऐसे भी मैंने बताया किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो क्वेश्चन कर रहे थे वो वाला एक ठो बच गया, वो लिख लेते हैं। देखो बताओ क्या होगा, थियोरेटिकली है। ये कौन सा वाला किया? इक्विलिस स्पेस्ड। अच्छा, उसके बाद फॉर द 5 पेयर, ठीक है, 5 पेयर्स ऑफ डेटा। पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्स एंड वाई रहता है। पेयर मतलब एक साथ दो ना, पेयर। तो फॉर द 5 पेयर्स ऑफ डेटा न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, टू बी एक्सपेंडेड अप टू डैश, यहाँ पर ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स के तरह है, डैश ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, अब ऑप्शन हमें दिया हुआ है सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ और डी फिफ्थ। बोल रहा है कि न्यूटन का अगर हमें 5 पेयर्स ऑफ डेटा दिया हुआ है तो न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये जो डिफरेंस टेबल जो होता है वो कहां तक एक्सपेंड करेगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा होगा, कहां तक एक्सपेंड करेगा? बताओ। थर्ड ऑर्डर। 5 पेयर है, देखो जैसे यहाँ पर दिखाते 5 पेयर का कुछ दिख रहा है, 1 2 3 4, ये 4th पेयर है, तो कहां तक गया है? ये तो 4th पेयर है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, बताओ कहां तक गया है? थर्ड ऑर्डर तक। नहीं समझ में? फोर्थ ऑर्डर। हाँ, तो ये ऐसे कोई भी एक टेबल अगर दिमाग में नहीं भी आता है ना एग्जाम के टाइम में, तो ऐसा कुछ भी लिख के थोड़ा सा ट्राई करके हम लोग देख सकते हैं ना। अगर 3 पेयर्स पे लिखोगे तो उससे समझ में आएगा, 3 पेयर्स लिखोगे तो वो कितना तक जाके रुक जाएगा, सेकेंड 3 पेयर्स लिखोगे तो कहां तक जाके रुकेगा? ये 4th है तो 3rd तक, तो 3 है तो 2 तक। तो उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बताया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4th तक जाके वो रुकेगा। 4th तक जाके रुकेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बता रहा है, हम तुम लोग को ऐसे ही पूछ रहे हैं, बताओ कि अगर इंटरपोलेट करना है हमें कोई भी वैल्यू को जो कि टेबल के बिगिनिंग में है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बताओ, टेबल के बिगिनिंग में है अगर कोई वैल्यू, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ऑप्शन है न्यूटन्स का फॉरवर्ड, न्यूटन्स का बैकवर्ड, फॉरवर्ड। अगर टेबल के सामने है तो फॉरवर्ड यूज करेंगे। अच्छा, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अगर हम लोग को यूज करना है तो ऑप्शन दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्विडिस्टेंट, ठीक है, इक्विज स्पेस्ड। रुको हम ऑप्शंस लिख देते हैं, ऑप्शन पढ़ के कंफ्यूजन हो सकता है इसीलिए, और क्वेश्चन बोल देते हैं। इक्वी स्पेस्ड आर्ग्यूमेंट्स, बी अनइक्वी स्पेस्ड argument, C both A and
बी और डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है लैग्रेंज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस सेंट्रल क्यों সেন্ট্রাল আমার মানিফিস টেস্ট আমি তো দুটোই বলেছিলাম দুটোই হয় না বারবার বলেছি না দুটোই হবে তো इक्विडिस्टेंस और नॉट दोनों ही होगा ना तो कौन सा बोथ ए एंड बी। हाँ बोथ ए एंड बी तुम लोग पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन पहले बता दिया इसलिए गलत हो गया तुम लोगों का। ये देखो ये कंपैरिजन देखो ना यहाँ पर लिखा ना स्टार्टिंग में क्या लिखा है सक्सेसिव फॉर एन इंटीजर कहाँ लिखा मैंने सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ एक्स नीड नॉट बी इक्विडिस्टेंस या फिर इसी के तरह सेम इक्विडिस्टेंट हो तो भी लैग्रेंज अप्लाई होगा ना हो तो भी अप्लाई होगा। ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखो नहीं तो गलत हो जाएगा। और अभी तो बीकॉम में भी गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग है समझ रहे हो ना बीकॉम में भी गलत होने से नेगेटिव मार्किंग है पता है ना तुम लोगों को। और अकाउंट्स छोड़ के बाकी सारा ही एमसीक्यू है तो प्लीज बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं केयरफुल नहीं रहोगे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जैसे ही 4 गलत हो गया 1 नंबर माइनस हो जाएगा ठीक है। तो वहां ये प्रॉब्लम होता है प्रोफेशनल कोर्स में भी होता है यहाँ पर भी होता है एमसीक्यू में ये एक बहुत बड़ा बात है ठीक है। तो ये तुम लोग को समझना पड़ेगा तो हड़बड़ मत करो सोच के बताओ। ম্যাম যদি কোয়েশ্চেনে মেনশন না করা থাকে যে নিউটনস ফর্মুলা আর ল্যাগ্রাঞ্জ ফর্মুলা ইউজ করতে তাহলে যে কোনো দুটো মানে যে কোনো ফর্মুলা ইউজ করতে পারি তো না যদি কোয়েশ্চেনে মেনশন না করে কি নিউটনস ফরওয়ার্ড না ব্যাকওয়ার্ড সবার আগে তো দেখো নিউটনস ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড শুধু তখনই ইউজ হবে যদি এক্স এর ভ্যালুগুলো ইকুইডিস্টেন্ট হয় আদারওয়াইজ তো ইউজ হবে না। এটা তো বুঝতে পারছো? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ তাহলে যদি এক্স এর ভ্যালু ইকুইডিস্টেন্ট না হয় যদি এক্স এর ভ্যালু ইকুইডিস্টেন্ট না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে ল্যাগ্রেঞ্জ ছাড়া তো কোনো অপশন থাকলো না তাই না? ইয়েস ম্যাম। আর যদি আমার ইকুইডিস্টেন্ট হয় তাহলে আমার কাছে কি হবে এক্স যদি ইকুইডিস্টেন্ট হয় তাহলে আমার কাছে নিউটনস ফরওয়ার্ডও থাকলো নিউটনস ব্যাকওয়ার্ডও থাকলো আর ল্যাগ্রেঞ্জও থাকলো হ্যাঁ কি না? যদি ইকুইডিস্টেন্ট হয় তাহলে আমার কাছে তিনটে ডোরই ওপেন আর যদি ইকুইডিস্টেন্ট না হয় তাহলে আমার কাছে একটাই ডোর ওপেন থাকলো দ্যাট ইজ ল্যাগ্রেঞ্জ। এটা কি ক্লিয়ার আগে বলো? ইয়েস ম্যাম এটা ক্লিয়ার। হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার। এবারে আমাকে যদি কোশ্চেনে মেনশন না করে তাহলে আমাকে আগে দেখতে হবে ইকুইডিস্টেন্ট কি ইকুইডিস্টেন্ট নয়। যদি ইকুইডিস্টেন্ট নয় সিম্পল ল্যাগ্রেঞ্জে চলে যাব। এবার ল্যাগ্রেঞ্জে গেলে এর আবার দুটো আছে একটা ইনভার্স আর একটা নরমাল ঠিক আছে। ইনভার্স তখনই ইউজ করব যদি আমাকে কোশ্চেনে x ইকুয়াল টু কত জিজ্ঞাসা করে নরমাল তখনই করব যদি y ইকুয়াল টু কত জিজ্ঞাসা করে এখানে এই কনসেপ্টটা হলো। আবার থাকলো ইকুইডিস্টেন্সে হলে কোশ্চেন যদি বলে দেয় কি ল্যাগ্রেঞ্জ ইউজ করো তাহলে ল্যাগ্রেঞ্জই করতে হবে। যদি নিউটনস বলে তাহলে ফরওয়ার্ড হবে না ব্যাকওয়ার্ড সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কি ফরওয়ার্ড হবে না ব্যাকওয়ার্ড হবে সেটা আমি কিভাবে আইডেন্টিফাই করব টেবিলের ডেটার কন্ডিশন দেখে টেবিলে ডেটার কন্ডিশন দেখবো যদি ডেটা ফরওয়ার্ডে আছে দেন ফরওয়ার্ড যদি ব্যাকওয়ার্ড আছে দেন ব্যাকওয়ার্ড। এবারে যদি আমাকে কিছুই না বলে তাহলে আমি অবশ্যই নিউটন ইউজ করব। যদি আমার ইকুইডিস্টেন্সে নট মেনশন কিছু যদি মেনশন করা নেই কোশ্চেন সাইলেন্ট আছে ইকুইডিস্টেন্সে ইফ কোশ্চেন সাইলেন্ট দেন নিউটনস ঠিক আছে। আর যদি স্পেসিফাই করে দেয় ইফ specified then follow the question। then follow the question clear হয়েছে? यस मैम यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है आज हम लोग इतना ही करते हैं ठीक है। और नेक्स्ट तुम लोग को करना क्या है जिन लोगों ने ये होमवर्क नहीं किया है वो लोग ये होमवर्क करो और नेक्स्ट दिन हम चेक कर देंगे। और विश्वजीत एक बार फिर से चेक करो शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो तुम ही से पूछ के बाकी लोगों का भी हम चेक कर लेंगे। कैलकुलेशन छोड़ के और कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है ठीक है। और अगर आंसर गलत है तो 2-3 बार चेक करो अगर फिर भी गलत होगा तो देन हम लोग उसे देख लेंगे क्या करना है ठीक है। अगर आंसर गलत होगा तो सभी का इक्वल तो आएगा ना? यस मैम। ठीक है आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। अच्छा बाय बाय मैम।
अच्छा बाय।